हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है द रीबर्थ ऑफ हिंदुत्व इन साउथ इंडिया एक्सप्लेन्ड। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। साउथ इंडिया, कमाल का खाना, खूबसूरत कल्चरल डाइवर्सिटी, होम ऑफ गीगा चैट्स लाइक राजराज चोला एंड पहर्षि राजा, जो कि मिडिवल एज में भारतीय कल्चर का रखवाला था जिस समय नॉर्थ इंडिया फॉरेन ऑक्यूपेशन के अंदर था। चाहे विजयनगर एम्पायर हो या आदि शंकराचार्य जैसे गुरु हो या भारत के सबसे सुंदर मंदिर हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत की कल्चरल धरोहर सदर्न स्टेट्स में काफी डूबी है। केस इन पॉइंट इस हफ्ते जो हुआ केरला में। Welcome back. In the name of secularism, the Kerala government has banned saffron. Temple in Kerala has been asked to remove saffron decoration. You have to put up multicolor decorations, not of a single color. To use multicolor decorations for temple festival instead of using the complete saffron color decorations. तो आइए आज बात करते हैं कि केरला में क्या हुआ, साउथ इंडिया के कल्चर को किस तरह से दबाया गया है और कैसे शायद साउथ इंडिया का फिर से कल्चरल रिवाइवल होने वाला है। मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो केरला में एक मंदिर है वेल्लयानी भद्रकाली मंदिर, जहां हर 3 साल पर माता भद्रकाली के लिए कल्लियुट्टू महोत्सव किया जाता है। ये एक बहुत ही एंशिएंट मंदिर है और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ के जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, वो ब्राह्मण नहीं होते हैं बल्कि ब्लैक स्मिथ कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन इस साल इस मंदिर के इर्द गिर्द एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है क्योंकि केरला गवर्नमेंट और केरला पुलिस ने इस मंदिर के भक्तों से कहा है कि आप महोत्सव के समय मंदिर के चारों तरफ भगवा डेकोरेशन ना लगाएं। With the local police asking the temple authorities to not use the saffron color alone, but to use multicolor as it could lead to clashes. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी ऑन रिकॉर्ड यही चीज बोली है। ये बढ़िया सिस्टम है कि कम्युनल क्लैशेस ना हो, उसके लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स मत करो। रेगुलर लोगों को पनिश करना शुरू कर दो कि आप उत्सव क्यों मना रहे हैं। अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। ज्वेलरी थेफ्ट को कंट्रोल करने के बजाय गोल्ड को ही बैन कर दो। ड्रंक ड्राइविंग को कंट्रोल करने के बजाय गाड़ियों को ही बैन कर दो। इलेक्शन जीतने की मेहनत करने के बजाय डेमोक्रेसी को ही बैन कर दो। मस्त प्लान। और ये हालत यहाँ खत्म भी नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि भगवा डेकोरेशन करने के बजाय मल्टी कलर डेकोरेशन करिए। केस कर दो गवर्नमेंट पे। सर, पार्टी नहीं हो रही है, पूजा चल रही है यहाँ पे। मैंने सुना है कि केरला पुलिस को भगवे रंग से इतनी नफरत है कि वो सनराइज और सनसेट को बैन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि केरला में अगर आप संतरे बेचना चाहते हैं तो पहले उनको लाल या हरा कलर करना पड़ेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या पता एक दिन ये तेजस्वी लोग भारतीय फ्लैग के सैफरन को भी इलीगल घोषित कर दें। नहीं, केस कर सकते हो। पुलिस का और इस मंदिर के भक्तों का ये कहना है कि ये पुलिस नहीं कर रही है, ये बेसिकली केरला की गवर्नमेंट है जो पुलिस के हाथों ये करवाने की कोशिश कर रही है। सीपीआई कह रही है कि हम अपने झंडे लगवाना चाहते हैं वहाँ पे। Political parties had put up their flags in this area, and after that, when these decorations were put up, there were complaints, and that is why they had decided. अब यार एथीस्ट सीपीआई को मंदिर के सामने झंडे क्यों लगवाने हैं? अब आपने धर्म छोड़ दिया यार, आगे बढ़ो। ये तो मतलब वही बात हुई कि सलमान खान 24 घंटे कटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर के बाहर खड़े रहते हैं। इट्स पैथेटिक यार, आगे बढ़ो। और देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार भी नहीं है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या हिंदू मंदिरों के साथ दखलंदाजी की जा रही है इस तरह से। आपको शबरीमला का केस याद ही होगा, जब कोर्ट केस फाइल किया गया था शबरीमला के ट्रेडिशंस के खिलाफ। आपको बता दें कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का विवाद काफी समय से चल रहा है। आरएसएस और बीजेपी जैसे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पर अक्सर केरला में अटैक्स होते हैं। कुन्नूर में एक संघ कार्यकर्ता पर फिर हमला हुआ। A popular Front of India leader has been arrested in connection with the killing of an RSS worker in the केरला में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। of Kerala. PFI has gone on a violent rampage and their target here is the RSS and BJP functionaries. तो केरला, तमिलनाडु, आंध्रा जैसे स्टेट्स में इंडियन कल्चर की काफी बुरी हालत हो रखी है, जबकि एक समय पर मिडिवल एज में इन स्टेट्स ने ही इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। विजयनगर एम्पायर ने भारत के कल्चर को न सिर्फ बचा कर रखा हुआ था बल्कि बहुत ग्रो भी किया था एक ऐसे समय पर जब नॉर्थ इंडिया इस्लामिक ऑक्यूपेशन के अंदर था। पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस के हिसाब से हम्पी शहर ऑलमोस्ट रोम जितना बड़ा था। पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक तो ये तक कहते हैं
कि पूरी दुनिया में उन्होंने हम्पी जैसा दूसरा शहर देखा ही नहीं। We find ourselves at the entrance to the magnificent temple in the center of the city. Iconic traditions and the jubilant celebration of Tirumala Brahma Utsav. उसके ऊपर से रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरुज जिन्होंने हमारे कल्चर को और डेवलप किया। तो क्या हुआ सदर्न स्टेट्स में? गवर्नमेंट गलत आ गई। देखिए, इंडियन कल्चर या एटलीस्ट हिंदू कल्चर के डिक्लाइन के पीछे कई सारे रीजंस हैं। तमिलनाडु में एटलीस्ट एक बहुत बड़ा रीजन है द्रविडियन पॉलिटिक्स का इमर्जेंस, जो शुरू हुआ था एक पॉजिटिव गोल से। वो चाहते थे कि तमिलनाडु में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बंद किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बुरे स्ट्रक्चर को हटाने की कोशिश करते समय उससे भी ज्यादा बुरा स्ट्रक्चर तमिलनाडु में लगा दिया। बिल्कुल उस तरह जिस तरह से दुनिया में इनजस्टिस को हटाने के लिए कई वायलेंट रेवोल्यूशंस होते हैं, लेकिन अक्सर पुराने बुरे स्ट्रक्चर के बजाय उनसे भी ज्यादा बुरा स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, रशिया में जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ तो जार के स्ट्रक्चर को हटाने के बाद वहां पर उससे भी बुरा कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप लगा दिया गया। ईरान में ईरान के शाह को हटाने के बाद उससे भी कहीं ज्यादा बुरा इस्लामिक डिक्टेटरशिप लगा दिया गया। उसी तरह तमिलनाडु में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश करने के चक्कर में वहां पर एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम लगा दिया गया जो कि क्लियरली एंटी ब्राह्मण था। The Tamil Brahmins of Tamil Nadu, they are literally Jews. 1971, 75, 77, a Tamil Brahmin says, I'm a Tamil Brahmin in Tanjavur. Take it from me, the DMK will do something to you. Man. They come and deface your house. They will bring Lord Rama outside your Agraharam, put a chapel garland to Lord Rama in Salem. They have done it. They have done it in Tanjavur. They will do most idiotic of things to chase them away. That is why some of the greatest talent of Tamil Nadu is outside Tamil Nadu. Yes. और एक एंटी हिंदू मूवमेंट भी बन गया। The Dravidian are all influenced by the church. Bishop Isra Sargunam. Isra has close ties with the DMK and has on several occasions supported them. So when DMK gets supported by bishops, there is more than just vote bank politics. There is ideological vested interest in the form of promoting a racist Dravidian ideology. उसके ऊपर से अंग्रेजों ने तमिलनाडु में आर्यन और द्रविडियन वाली थ्योरी भी लगा दी कि भाई आर्यन बाहर से आए हैं, द्रविडियन इंडिया के नेटिव पॉपुलेशन है। आर्यंस ने जबरदस्ती इंडिया के नेटिव द्रविडियन पॉपुलेशन को धक्के मार के तमिलनाडु में भेज दिया। इसके बावजूद कि मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस क्लियरली ये दिखाता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो जेनेटिकली बहुत सिमिलर हैं, कोई आर्यन द्रविडियन डिवाइड नहीं है। There has never been a more diabolical hoax in the history of this country than the invention of the Aryan invasion theory. केरला में भी इसी तरह से कम्युनिस्ट मूवमेंट्स डेवलप हुई, रेडिकल मूवमेंट्स डेवलप हुई, पीएफआई जैसी, जिनके ऊपर आतंकवाद के बहुत सारे एलिगेशंस लगे, जिन्होंने हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस पर बहुत सारे अटैक करवाए और उन अटैक्स की वजह से हाल में ही उनको बैन भी किया गया है। एक और रीजन ये हो सकता है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर बहुत लंबे समय तक इस्लामिक ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है जिस तरह नॉर्थ इंडिया के ऊपर हुआ है। तो हो सकता है कि उनको एक्सट्रीम इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी का जो खतरा है वो उतनी क्लियरली नहीं समझ आया जितनी क्लियरली शायद नॉर्थ इंडियंस को समझ आया। और उसका पॉलिटिकल और कल्चरल डिसएडवांटेज आज वहां के हिंदूज को ये फेस करना पड़ रहा है कि स्पेशली केरला में उनकी पॉपुलेशन इतनी गिर गई है कि वो पॉलिटिकली काफी इररिलेवेंट हो गए हैं और जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं वो अक्सर एक ब्लॉक की तरफ वोट करते हैं। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं वो माने जाते हैं, हिंदूज के पॉलिटिकल डिमांड्स नहीं माने जाते। इसलिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनमें दखलंदाजी नहीं होती, लेकिन हिंदूज के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में दखलंदाजी होती है। चाहे शबरीमला हो, चाहे श्री पूर्ण थ्रयीसा मंदिर हो, चाहे वेलयानी भद्रकाली मंदिर हो, चाहे कोडुंगलूर भगवती मंदिर हो, जिसके ट्रेडिशंस के साथ दखलंदाजी करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां पर एनिमल सैक्रिफाइस की जाती है। ये एक और धर्म है जहां पर एनिमल सैक्रिफाइस होता है, लेकिन क्योंकि वो एक ब्लॉक की तरफ वोट करते हैं उनकी एनिमल सैक्रिफाइस में दखलंदाजी नहीं की जाती। ये सिर्फ केरला में ही नहीं है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भी होता आया है। तमिलनाडु के मंदिरों में भी पॉलिटिकल पार्टीज दखलंदाजी करती हैं। तमिलनाडु के प्रीस्ट को 60% टिकट का शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ता है, मंदिर के पास नहीं रहता। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जो क्रिश्चियन रिचुअल्स हैं उनके ऊपर कोई दखलंदाजी नहीं होती। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन की हालत सदर्न स्टेट्स में इस समय पर। और लगता है कि शायद फाइनली सदर्न स्टेट्स के जो हिंदूज हैं उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया है कि इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सीरियसली लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह बॉलीवुड की हवा धीरे धीरे चेंज हो रही है उसी तरह से लगता है सदर्न इंडिया में भी हिंदुत्व धीरे धीरे पनप रहा है। क्योंकि देखिए, केरला की जो गवर्नमेंट है वो भद्रकाली मंदिर पर इसलिए एक्शन ले रही है क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में है जहां पर हिंदुत्व मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। इस एरिया को 2016 में बीजेपी ने जीता था और 2021 में सीपीआई और बीजेपी के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हुआ था जहां
बीजेपी सिर्फ 4000 वोट से हारी थी। इनफैक्ट इस मंदिर के जो मेंबर्स हैं वो कल्लीयूर पंचायत से चुने जाते हैं, जिस पंचायत को बीजेपी ने बैक टू बैक 2015 और 2020 में जीता था। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो मंदिर है ये हिंदुत्व की पावर को भी दिखाता है, क्योंकि इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो ब्राह्मण नहीं है बल्कि ब्लैक स्मिथ कम्युनिटी से आते हैं। तो ये मंदिर हिंदू कम्युनिटी को कास्ट बैरियर से बाहर निकल के यूनाइट होने को प्रमोट करता है। और यहाँ के हिंदू गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद अपने ट्रेडिशंस को छोड़ नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जो पुलिस उनको भगवा लगाने से रोकने की कोशिश कर रही थी, उस पुलिस के पंडाल को उन्होंने भगवा कर दिया। और जब पुलिस ने उनको भगवा झंडा लगाने से रोक दिया तो वहाँ की औरतों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम सारे के सारे भगवा ब्लाउज पहन के ही आ जाते हैं, अब कैसे रोकोगे। और देखिए पुलिस और गवर्नमेंट के एक्शंस के बावजूद कितने सारे लोग भगवा लेके निकले हुए हैं। पुलिस के बोलने के बावजूद अभी तक झंडे नहीं हटाए हैं उन्होंने। So the police had given a notice in that regard, and temple authorities, the managing committee of this festival, they have not agreed for that, and they went ahead with this. मतलब इस सीन को देख के तानाजी फिल्म का ये डायलॉग याद आता है मुझे। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है, दिन में 2 बार, सूरज उगने से में रह के तुम ये करने की कोशिश कर रहे हो। और बाकी स्टेट्स में भी इस तरह से हिंदुत्व की ग्रोथ हो रही है। अगर आप कर्नाटका में देखें तो वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही है। आप याद करें कि हिजाब इशू के समय पे हिंदू कम्युनिटी कितनी जोर से निकल कर आई थी और आरएसएस ने कितनी जोर से उनको सपोर्ट भी दिया था। तमिलनाडु में हाल में ही बीजेपी के एक यंग लीडर अन्नामलाई काफी फेमस हो रहे हैं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों पर। बहुत बड़े बड़े क्राउड्स आ रहे हैं उनके रैली में, और उन्होंने तो 2026 इलेक्शन के लिए काफी बोल्ड प्रेडिक्शंस भी दिए हैं। 150 is what BJP will get in 2026. Not one seat less. बीजेपी की ये होप है और तमिलनाडु के लोगों की ये होप है कि ये एक हिंदुत्व के बड़े लीडर इमर्ज होने वाले हैं तमिलनाडु में। उसी तरह से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए थे और हेमंत बिश्व शर्मा असम में निकल कर आए थे। तेलंगाना को भी अगर आप देखें तो वहां पर भी लगता है बीजेपी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकल कर आ रही है। अगर आप हैदराबाद को देखें, उनके भी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बीजेपी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। The TRS was at a comfortable 99 without even bothering to campaign much. This time they are decimated by 44 seats. और हिंदुत्व के इस राइज को देखकर जो सो कॉल्ड सेक्युलर या फिर एंटी हिंदू पार्टीज भी हैं, उनके भी टैक्टिक्स बदल रहे हैं। द्रविडियन पार्टीज भी जाकर हिंदू महंतों से मिल रही है। कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी अपने आप को असली हिंदू बोल रही है। एथीस्ट कम्युनिस्ट जो हैं वो श्री कृष्ण जयंती मना रहे हैं। केरला के कांग्रेसी बोल रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट को हिंदू फेस्टिवल्स में नहीं इंटरफियर करना चाहिए। सावरकर जी ने सही ही कहा था कि जिस दिन हिंदू यूनाइट हो गए उस दिन कांग्रेसी भी अपने कोर्ट के बाहर जनेऊ पहने हुए दिखेंगे। तो अगर साउथ के हिंदूज ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो सोचते हैं कि भाई हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, अपने कल्चरल इंटरेस्ट को कैसे बचा कर रखें, तो देखिए एक ही तरीका है, आपको पॉलिटिकली यूनाइट होना पड़ेगा। पॉलिटिकली यूनाइट होके ऐसी पार्टीज के लिए वोट करना शुरू करें जो आपके इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। अगर आप अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाएंगे, अगर आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाएंगे कि हाँ भाई हमारे वोट से इलेक्शन जीते या हारे जा सकते हैं, तब सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बात मानना शुरू कर देंगी। हिंदुत्व पार्टीज को भी साउथ के हिंदूज को दिखाना जरूरी है कि भाई हाँ, हम आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं इस्लामिस्ट से, हम आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कम्युनिस्ट से और ऐसे किसी भी लोगों से जो आपके साथ दादागिरी करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ हम आपके स्टेट्स में डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं और उसके साथ साथ हम आपके ऊपर कोई नॉर्दर्न कल्चर इंपोज नहीं करना चाहते, ना कोई हिंदी इंपोजिशन करना चाहते हैं। अगर हिंदुत्व पार्टीज भी इस तरह की गारंटी साउथ के हिंदूज को दे पाएंगी तो हो सकता है कि साउथ के हिंदूज और हिंदुत्व पार्टी साथ में मिलकर सदर्न स्टेट्स में फिर से हिंदू कल्चर का राइज कर सके और हिंदुत्व को डेवलप कर सके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से सदर्न स्टेट्स में हिंदुत्व की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक, एक थम्स अप जरूर दे। नीचे कमेंट सेक्शन में खूब गालियां भी दबाकर जरूर दे, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो के मग क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करके श्याम शर्मा शो के मग क्लब के मेंबर भी बने। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, स्पेशली केरला के अंदर। साउथ में तो है ही, पर मेनली ऐसे लग रहा है केरला में बहुत है। पर ये जो लास्ट में उन्होंने बताया ना, वो देख के बड़ा मजा आया कि उन्होंने मना किया कि आप नहीं इस रंग का कर सकते, तो उन्होंने डेकोरेशन हटाई नहीं, और करना भी यही चाहिए था। ऊपर से सारी लेडीज ने ब्लाउज भी उसी रंग का पहना, और मजे की बात है कि बाई चांस जब उन्होंने दिखाया तो गाड़ी जो आ रही थी वो भी वही मजा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। जब आप किसी को इस तरह से रोक रहे हो, इतना मतलब नाइंसाफी है। मैं आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैं कह रही हूँ कि एफआईआर कर देनी चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए कि तुम ऐसे ही गलत काम कर, इलीगल काम कर रहे हो। और
नहीं सुनना चाहिए, बल्कि और जोरों शोर। मैं तो कह रही हूँ जो अम्ब्रेलास पे लगा करते थे ना, वो भी सारे उनको उसी रंग के करने चाहिए थे। पर गुड दैट नॉर्मली देखिए, राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अगर लोग जो भी अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। कोई लॉ थोड़ी कोई ब्रेक कर रहे हैं, वो वही कह रहे हैं, स्पेशली जब और किसी रिलीजन के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर रहे, तो आप हिंदुइज्म पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन? वही उनका मेन पॉइंट यही था कि और रिलीजन्स में आपने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपने वोटर बैंक की वजह से आपने और रिलीजन्स को कुछ नहीं किया। हिंदुइज्म को आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं जिससे बीजेपी ना आ पाए। दैट वाज रॉन्ग, कि जो जिसको करना है करने दीजिए। और इसीलिए कह रहे हैं शायद उनको पहली बार फील हो रहा है कि कोई उनके रिलीजन पे आप कह सकते हैं आक्रमण कर रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया ने तो पूरा देखा, इसलिए नॉर्दर्न इंडिया ने उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। मगर ये पॉइंट अच्छा था कि सदर्न इंडिया ने कभी ऐसा एग्रेशन देखा नहीं है। अब जो उनको नज़र आ रहा है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी एग्रेशन कर रही है, तो वो पुश बैक कर रहे हैं कि अब ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं जो लोगों के साथ हैं। तो वेरी नाइस वीडियो। एंड और ये भी जो फालतू थ्योरियाँ डिवाइड एंड रूल वाली अंग्रेज़ों ने की थी कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, उसको बहुत लोगों ने डीबंक किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो आप जीन्स चेक कर लेते हैं, डीएनए चेक कर लेते हैं सीधा। अगर वो बाहर से हैं, इसका मतलब उनका डीएनए टोटली डिफरेंट होना चाहिए सदर्न इंडिया के डीएनए से। वो चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। और जो चेक किया पता लगा ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। अगर आप आगे जाके देखें, ईरान का डीएनए इज़ वेरी डिफरेंट देन एनीबॉडी ऑफ इंडिया डीएनए, तो उससे क्लियर कर दिया कि सब बकवास था। आज के मॉडर्न साइंस की वजह से ये प्रूव हो चुका है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वॉज स्टूपिड। अगर आप एक्चुअल डीएनए चेक करें, यू विल फाइंड कि सारे इंडियंस लार्जली एक ही जीन पूल के हैं। बिल्कुल। और आपने अगर देखा होगा तो जो टेम्पल दिखा रहे थे वो पूरी, मुझे लग रहा है कंतारा स्टोरी भी उस पर बेस्ड होगी। और अब मोदी जी खास उन्होंने कंतारा के हीरो से वो मिले भी थे और उनसे काफ़ी देर तक बात भी की थी, और ये सब उनसे बोला भी था कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प हमारी तरफ से चाहिए ऐसी अच्छी मूवीज़ बनाने के लिए तो हमें ज़रूर बताना। तो आपको अब मेन तो वहाँ के लोगों को अब डिसाइड करना है कि आप किसको इलेक्ट करते हो, ताकि आपकी जो एरिया है वहाँ पे सुख, शांति और प्रोग्रेस हो वो स्टेट। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।